रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये शो किसान भाइयों और उनके परिवार को समर्पित है। परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी होती है एक महिला जिसे हर प्रकार की फंक्शनल नॉलेज होती है। ये विडंबना है कि भारतीय समाज में जहां एक समय उसे देवी का दर्जा प्राप्त था, वहीं आज वह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और अपनी पहचान खोती जा रही है। ऐसे समय में निकल करके आता है महिला सशक्तिकरण का विषय। नारी दो मात्रा में है नर से भारी, तो अग्रणी तो वो सदैव से है ही, और परमात्मा ने भी नारी को आगे ही रखा है। किसान भाई और उनका परिवार खेती से तो जुड़ा ही होता है, दूध के व्यवसाय से भी जुड़ा होता है। दूध के व्यवसाय में यदि एक महिला जुड़ जाए तो न केवल उसका सशक्तिकरण होगा, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक स्वतंत्रता भी, आर्थिक लाभ भी अच्छे रूप से मिलने लग जाएगा। दूध के व्यवसाय में महिलाएं किस तरह से अपनी भागीदारी दिखा सकती हैं, क्या उनकी भूमिका हो सकती है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं मेहसाणा से ब्रह्मा कुमार नारायण भाई। नारायण भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नारायण भाई ने 37 वर्ष दूध सागर डेयरी में अपनी सेवाएं दी, उसके बाद रिटायरमेंट लिया। पिछले 41 वर्षों से वह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलने वाले ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में है, और अपने जीवन में उन्होंने दूध के व्यवसाय और दूध के व्यवसाय से किस तरह से किसान भाइयों को लाभ मिल सकता है, इसमें बहुत सारी सेवाएं दी हैं। BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी हैं और साथ ही LLB भी इन्होंने किया हुआ है। आइए आज उनके अनुभव का लाभ लेते हैं। नारायण भाई, दूध के व्यवसाय और दूध के क्षेत्र में आपने सहकारी संस्था से जुड़ करके बहुत कार्य किया है किसान भाइयों और उनके परिवार के लिए। किस तरह से महिलाएं दूध के व्यवसाय से जुड़ सकती हैं, अपनी भागीदारी दिखा सकती हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। तो उसमें पहले तो एक बात ये आती है, क्योंकि भारत में किसान अकेली खेती नहीं करता है जी, क्योंकि हर एक के पास में, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है। हाँ जी, कोई जमींदार नहीं है जी। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या बात है कि खेती अलग है और दूध का और पशुपालन का व्यवसाय भी अलग है। जी जी जी। भारत में दोनों का समन्वय है, दोनों साथ साथ चलते हैं। और जो हमारी फैमिली की इकाई है, परिवार की इकाई है, उसमें भी पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ जुड़कर सब प्रवृत्ति करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि वैसे खेती में दोनों चीज़ें आ जाती है। खेती एक तो है फसलों की खेती, हाँ जी। और दूसरी है ये श्वेत क्रांति की खेती, वो भी एक प्रकार की खेती ही है। जी, जी, क्योंकि दूध का उत्पादन ही उसमें करते हैं जी। लेकिन हमारा अनुभव है परंपरा से कि दूध के व्यवसाय में, माना कि दूध उत्पादन करने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। जी जी। क्योंकि पशु को चारा देना, पशु को मेंटेन करना, हाँ जी, पशु का दूध दोहना, हाँ। वो दूध फिर किसी प्राइवेट एजेंसी को या सहकारी डेयरी में उसको बेचना, वो सब काम महिलाएं करती है। तो महिलाओं की दूध उत्पादन में, माना कि पूरे व्यवसाय में अहम भूमिका है। और जब दूध का व्यवसाय नाम आता है तो उसमें 2 चीज़ें आती है जी। एक तो उसका उत्पादन करना जी, और उत्पादन करने के बाद अगर कोई वैल्यू एडिशन किया जाता है या उसका पेस्चराइजेशन किया जाता है या उसको बेचा जाता है, उसमें उन लोगों की भी कोई भूमिका है या नहीं। जी जी जी। तो वो बात भी उसमें निहित है। जी जी जी। तो जहाँ तक अभी ये वर्तमान सिनारियो है, तो वर्तमान सिनारियो में महिलाएं दोनों भूमिकाएं अभी
अदा करने लगी है। जी एक और वो दूध का उत्पादन भी कर रही है जी। पशुओं से। हाँ जी। और अभी विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। हाँ जी। तो उसमें अच्छी अच्छी औलाद की गाय भैंस वो भी अभी मिल रही है। तो महिलाएं दूध उत्पादन भी अच्छी तरह कर सकती है। और अभी जो सहकारिता का जो प्रवेश हुआ है हाँ दूध जी। के व्यवसाय में, जी जी। तो उसमें महिलाएं जुड़कर बहुत अच्छी प्रगति कर सकती है। क्योंकि आजकल अगर आप एक सिर्फ मेहसाना को ही देखें तो मेहसाना अकेले में लगभग 150 दूध सहकारी मंडलियां काम कर रही है। ओके। 150 महिला दूध मंडलियां काम कर रही जी है, जी जी। जिसमें वो मैनेजमेंट में भी महिलाएं हैं, दूध देने वाले भी महिलाएं हैं, और उसका जो लाभ लेने वाली वो भी महिलाएं हैं। तो उसका पूरा लाभ महिलाओं को जाता है। जी नहीं तो वो मिडल मैन बीच वाले वो लाभ ले जाते हैं। जी जी जी। तो ये सहकारिता से ये दोनों लाभ होते हैं। प्रोडक्शन में से जो मिलता है और उसको बेचने के बाद जो मुनाफा मिलता है वो भी वो उनके पॉकेट में जाता है। जी, तो दुग्ध उत्पादन से तो महिलाएं जुड़ी ही रही हैं। हाँ जी। उसमें शायद किसी विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पालना देने का संस्कार प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से होता ही है। लेकिन अगर दूध के व्यवसाय में जुड़ना हो, बाद की बातें जो आती हैं, चाहे समिति का गठन करके उसमें जुड़ना हो, या पाश्चराइजेशन जो आपने बोला, या फिर दूध के कई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, उनको डेवलप करके आगे बेचना हो, इससे महिलाएं कैसे जुड़ सकती हैं? तो उसमें जो सहकारी मंडलियां हैं, तो कई गांवों में वो महिला सहकारी मंडलियां सहकारी संघ द्वारा स्थापित की हुई है। जी। तो दूध उत्पादन के बाद जो ये दूध कलेक्शन का जो व्यवसाय आता है, तो उसमें भी महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व रख कर उसको आगे बढ़ा सकती है। और जो उसका मुनाफा है उसमें भी वो अपना वो भागीदार बन सकती है। जी, तो अगर दूध के व्यवसाय से, जैसा आपने बताया कि जो मुनाफा होता है उसमें भागीदार बनती हैं, किस प्रकार से आर्थिक लाभ उन्हें, महिलाओं को स्वयं को होता है? उनका आर्थिक सशक्तिकरण किस तरह से हो सकता है? क्योंकि आजकल दूध का जो धंधा है वो भी वैसे काफ़ी अभी मुनाफा वाला बन गया है। जी। एक अकेले मेहसाना का ही मैं 2-3 महिलाओं का नाम अगर गिनाऊं, तो एक कपिलाबेन ठाकुर करके एक मेहसाना की महिला है। उसने वर्ष 2013-14 में 85 लाख 85 लाख का दूध सहकारी डेयरी को बेचकर अपनी इनकम की है। क्या बात। ऐसे ही चौधरी कांताबेन करके दूसरी एक महिला है जी। उसने 70 लाख का दूध सहकारी संघ डेयरी में बेच करके अपने इनकम की है। ऐसे ही एक हंसाबेन पटेल करके एक महिला है, उसने लगभग 50 लाख का दूध बेचकर अपनी इनकम बढ़ाई है। जी। तो ये जो पैसे हैं, तो ये पैसे उनके परिवार, उनके बच्चों के और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम में ही आते हैं। जी जी जी। और उसके साथ साथ अगर महिलाएं थोड़ी आध्यात्मिकता में रस लेवे तो उनमें काफ़ी सुधार आ सकता है। उनके परिवार में शांति तो बनी ही रहती है। हाँ जी। लेकिन उनमें सशक्तिकरण भी 2-3 रीतों से होता है। जी जी। एक तो व्यसन, आजकल किसानों में और गांवों में व्यसन अभी भी बहुत भारी मात्रा में परिवार को और समाज को नुकसान कर रहे हैं। जी जी। तो वो व्यसनों से भी मुक्ति दिला सकती है। जी। क्योंकि एक माता अगर वो संस्कारी माता है तो अपने बच्चों का सुधार बहुत अच्छी तरह कर सकती है। जी। अपने परिवार को भी अच्छी तरह पालन पोषण भी कर सकती है और उनमें संस्कार सिंचन भी कर सकती है। जी जी जी। तो ये आध्यात्मिकता का अगर टच उनको मिल जाए तो ये पैसे, आर्थिक का जो लाभ उनको मिलता है, वो आर्थिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिकता के समन्वय से उनका जीवन, परिवार एकदम सुखी और शांत बन सकता है। जी जी जी। मतलब आर्थिक रूप से लाभ होने से आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक सशक्तिकरण तो हो ही रहा है। हाँ जी। लेकिन आध्यात्मिकता से जुड़ने से उनके अंदर और संस्कारिक रूप से भी वो सशक्तिकरण आ सकता है, और वो नारी अपना वो पूर्व स्वरूप शायद प्राप्त कर सकती है। जी जी। आपने 37 वर्ष दूधसागर डेयरी में सेवाएं दी हैं। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि किस तरह से महिलाएं दूध व्यवसाय से जुड़ी हैं, या किस तरह की समस्याएं भी उनको इस व्यवसाय से जुड़ने में आती हैं। तो कुछ भ्रांतियां या कुछ अगर समस्याएं आती हों, उनका निराकरण या उनका कुछ उदाहरण अगर आप हमारे सामने रख सकें। उसमें भ्रांतियां या उसमें तो, लेकिन दूध के व्यवसाय जो है उसको आज तक उन लोगों ने निम्न स्तर का समझा हुआ था। लेकिन अभी जैसे ये इतनी अच्छी आर्थिक इनकम हो रही है जी,
तो अभी उनका जो स्तर है जो बढ़ने लगा है, तो दूध के व्यवसाय को अभी वो अपने में गौरव अनुभव करने लगे, गौरव अनुभव करने लगे हैं। दूसरी बात ये है कि उनका जो जीवन स्तर बढ़ा है, उसकी वजह से वो अपने घरों में जो भी भौतिक चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो भी वो लोग रख सकते हैं। टीवी सेट है, सोफ़ा सेट है, या विज्ञान ने आज उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में जो भी मदद की है, उसमें भी वो लोग काफ़ी दूसरों की कंपैरिजन में अपने परिवार को, समाज में अपने परिवार को स्टेटस दिलाने में भी वो लोग काफ़ी योगदान दे सकती है। जी जी, मतलब अगर आपके प्रैक्टिकल अनुभव की बात करें तो कहीं आपने ये महसूस की है कि कुछ परिवारों में दूध के व्यवसाय को अच्छे स्तर पर नहीं लिया जाता था। हाँ, तो क्योंकि दूध के व्यवसाय को वो लोग निम्न स्तर का इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि गाय भैंस के साथ काम करना पड़ता है। जी जी जी। और दूसरी बात क्या है, गोबर। हाँ, गोबर उन लोगों को सारा दिन उठाना पड़ता है, तो वो वाइट कॉलर जॉब तो वो रहा नहीं। जी जी जी। लेकिन वो लोग अगर अपने हमारी जो शास्त्रों को ही उठा लेवे, पुराणों को उठा लेवे, तो कृष्ण के साथ क्या दिखाया है, गाय दिखाई है, तो वो कोई कम हमारे वैसे गौरव की बात नहीं है। जी सही बात। तो जब इतनी सारी बातें हमारे जो गौरव दिलाने की जो है, और अगर एक भोजन की डिश की ही कल्पना कर लीजिए, तो कोई भोजन डिश ऐसी नहीं होगी कि जिसमें दूध और दूध की बनावटें नहीं हो। अगर आप गौ की बात अगर करें तो दूध और बाजरे का रोटला खाकर तो वो लोग सारा दिन व्यतीत करते हैं। जी जी जी। और शहरों में भी आजकल दूध और दूध की बनावटों के सिवा हमारी भोजन की डिश परिपूर्ण नहीं होती जी। तो दूध का व्यवसाय भी इतना ही ऊंचा है। अगर वो लोग इतनी बात समझ लेते हैं कि दूध का व्यवसाय कोई निम्न स्तर का व्यवसाय नहीं है, दूध का व्यवसाय कोई नीचा दिखाने का व्यवसाय नहीं है, दूध के व्यवसाय से भी हमारा सोशल स्टेटस भी बढ़ सकता है, हमारा आर्थिक स्तर भी बढ़ सकता है, तो वो लोग दूध के व्यवसाय में बहुत आगे जा सकते हैं। दूध के व्यवसाय से उनका सशक्तिकरण दूसरी 2-3 रीतों से भी होता है। क्योंकि एक तो ये व्यसन मुक्ति, अपने परिवार से वो लोग व्यसन मुक्ति, और दूसरी बात वो है कि आजकल जो महिलाओं में कुरीतियाँ भी बहुत उनकी जड़ें बहुत गहरी है। कुरीतियाँ है, फिर वो दहेज आदि की जो सोशल वैसे जिसको इविल हम कह सकते हैं, वो बातें भी उन लोगों को नीचा गिरा देती है। आज महिलाओं में आत्महत्या की जो इतने केसेस बन रहे हैं, अगर दूध का धंधा वो लोग दिल से अपना ले और परिवार में अगर अपना स्टेटस जमा ले, तो फिर वो आत्महत्याएं भी नहीं होगी, दहेज और ऐसी जो कुरीतियाँ है उसको भी उन्मूलन करने में वो लोग अपने माना कि स्वतंत्र हो जाएगी, और अपने परिवार को भी स्टेटस दिलाने में वो लोग आगे आकर वैसे हमारी भारतीय संस्कृति को उजागर कर सकती है। जी नारायण भाई, आपने बड़ी अच्छी बात बीच में कही। शास्त्रों का भी उदाहरण ले लें तो श्री कृष्ण का संबंध सीधे सीधे गाय से दिखाया है, और चाहे गांव हो या शहर हो, भोज्य पदार्थों में कम से कम मिठाइयाँ तो बिना दूध और दूध के प्रोडक्ट्स के बगैर नहीं बनती हैं। तो हम सब प्रयोग तो करना चाहते हैं लेकिन उसके व्यवसाय में नहीं जाना चाहते, ये कहीं ना कहीं एक मानसिक बाधा थी। चूँकि दुग्ध पालन का, दूध के व्यवसाय का और खेती का सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, अप्रत्यक्ष भी नहीं। शाश्वत यौगिक खेती करने वाले परिवार या खेती करने वाले परिवार दूध के व्यवसाय में किस तरह से उतर सकते हैं, या इसके बारे में आप अगर ये खेती करने वाले परिवार का दूध के व्यवसाय के साथ अगर जुट जाते हैं और उसमें भी अगर शाश्वत यौगिक खेती का जो ये अभिगम है वो अगर अपना लेते हैं, तो सोने में सुहागा हो सकता है। क्योंकि आजकल जो स्वच्छ दूध उत्पादन का जो अभिगम चल रहा है आज देश और दुनिया में, क्योंकि सभी को स्वच्छ दूध चाहिए। स्वच्छ दूध माना कोई गंदा दूध नहीं बेचते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जो बैक्टीरियल क्वालिटी है, वो बैक्टीरिया की जो उसमें संख्या है वो कम से कम बैक्टीरिया हो, और वैसे भी उसमें मिट्टी, गोबर, उसके जो पार्टिकल्स है वो नहीं हो। और तीसरी बात है कि उससे जो दूध की बनावटें, माना कि दूध की प्रोडक्ट्स जो बनती है, वो दूध की प्रोडक्ट्स कम से कम बैक्टीरिया या वायरस वाली बने। इसके लिए जरूरी है स्वच्छ दूध उत्पादन। तो अगर ये शाश्वत यौगिक खेती का अभिगम महिलाएं और या पुरुष दोनों
अगर समझ लेते हैं और अपना लेते हैं तो एक तो चारा, क्योंकि भैंस या गाय खाती है चारा, अगर चारा ही ये रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों वाला होगा तो वो चारे में से जो जानवर खाएगा तो दूध भी वो ऐसा ही बनेगा। तो एक तो स्वास्थ्य तो उसका खराब होगा ही, लेकिन जो रेसिड्यूज की आजकल जो समस्याएं हैं जी दूध के अंदर और छोटे छोटे बच्चों में, गर्भस्थ शिशुओं में प्रसूति के जो प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ए टाइप का डायबिटीज़ हो जाता है, जी वो उसका सभी का कारण है ये दूध, और दूध में जो रेसिड्यूज है वो रेसिड्यूज का कारण है। नो डाउट छोटे बच्चे बड़े होंगे उसके बाद जो अनाज या फल या सब्जियां तो खाएंगे, लेकिन जो दूध पर जो माना कि जिसको जो सर्वाइव होते हैं जी उनमें भी जो ये सब डिसीज जो देखने में आते हैं वो है दूध की वजह से। जी जी जी। अगर शाश्वत योगी खेती का चारा हम जानवरों को खिलाते हैं तो उससे जो दूध प्रोड्यूस होगा तो वो स्वच्छ दूध प्रोड्यूस होगा। जी। और महिलाएं अगर ये सहकारी प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हुई है तो महिलाओं में बहुत सारी जानकारी आ जाती है, जी क्योंकि सहकारी डेयरियों से जो भी ये सुपरवाइजर्स और जो पर्सोनल वेटरनरी डॉक्टर्स और वो सब जाकर महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं जी और वो ट्रेनिंग की वजह से उनमें औलाद का भी का ज्ञान आ जाता है। तो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी उनमें नॉलेज आ जाती है। जी तो उससे दूध उत्पादन स्वच्छ भी हो जाता है और जो दूध मंडली में माना कि डेयरी में जो दूध जाता है वो भी अगर स्वच्छ दूध जाएगा तो उसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट भी अल्टीमेटली बहुत अच्छी और स्वच्छ प्रोडक्ट होगी जो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। क्या नहीं तो भारत की जो इम्प्रेशन है, क्योंकि है इंडिया है ट्रॉपिकल कंट्री, जी तो ट्रॉपिकल कंट्री होने के कारण दूध में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जी करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं। पेस्चराइज करके हम उसको मार तो देते हैं लेकिन फिर भी उसके डेड बॉडीज वो तो दूध में ही रहते हैं और वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट में आते हैं। तो चाहिए वो कि इनिशियली दूध में कम ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, बैक्टीरिया होने चाहिए। जी जी अगर इनिशियली कम बैक्टीरिया है तब ही वो प्रोडक्ट में जाके फाइनली कम बैक्टीरिया होंगे जी और तभी हमारी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी गिनी जाएगी और इंटरनेशनल मार्केट में उसका स्वीकार किया जाएगा। जी जी आजकल भारत उसमें थोड़ा निम्न कक्षा में है, ओके। लेकिन अगर ये स्वच्छ दूध उत्पादन का सही मायने में उसका अभिगम लिया जाए जी और महिलाएं जागरूक हो जाए खास करके, तो ये महिलाएं ये स्वच्छ दूध उत्पादन और अल्टीमेटली डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारा योगदान दे सकती है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण भाई आपका। आपने कितनी अहम, कितनी बारीक और कितनी सूक्ष्म जानकारियाँ बड़े ही सरल शब्दों में, सरल तरीके से हमारे सामने रखी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दूध के व्यवसाय में अगर महिलाएं उतर के आती हैं तो शैक्षणिक स्तर पर भी उनका सशक्तिकरण होगा, क्योंकि सहकारिता के संघ से जो आपने बताया कि जो ट्रेनिंग उनको प्रशिक्षण मिलेगा, हाँ, शैक्षणिक स्तर पर वो सशक्तिकरण हो रहा है, आर्थिक स्तर पर हो रहा है, और आध्यात्म के समागम से, उसके समावेश से चारित्रिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका हम सभी की तरफ से कि आपने बहुत अहम जानकारी दी। थैंक यू सो मच।
दोस्तों, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा देश में हर स्तर पर इसकी चर्चा होती है, लेकिन दूध का व्यवसाय ऐसा है, अगर हमारे परिवारों की महिलाएं इस व्यवसाय में शामिल हो जाती हैं या इस व्यवसाय को समझ करके इसमें सहभागी बन जाती हैं, इसमें अपनी भागीदारी जुटाने लगती हैं, तो हर प्रकार से न केवल महिला का सशक्तिकरण होगा बल्कि परिवार का सशक्तिकरण होगा। परिवार के सशक्तिकरण से समाज का सशक्तिकरण है और समाज के सशक्तिकरण से देश और फिर विश्व का सशक्तिकरण है। और भारत के उत्थान में महिलाओं का योगदान तो अमूल्य है, इसीलिए शायद हम कहते भी हैं वंदे मातरम। तो महिलाओं को अपनी इस अमूल्य भूमिका को समझना होगा और आज के इस कार्यक्रम से बहुत अहम जानकारी हमें मिली है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको